हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वे। तो आज हम एनसीईआरटी 6 की जो है सबसे पहले जो है शुरू करेंगे, वो होगा हमारा सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो हम अपने सामाजिक अध्ययन में पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 बुक्स दिख रही हैं। तो आप अगर मिडिल क्लास से हो और हिंदी माध्यम से हो और आप इतना ज़्यादा कोर्स जो है परचेज़ नहीं कर सकते, तो किस तरीके से मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ और माध्यम भी मेरा सेम ही है। तो आप किस तरीके से जो है पढ़ सकते हैं मेरे साथ, मेरे तरीक़ों से। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे ज्वाइन करें। तो चलिए, आज जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पहली बुक है, और इसमें 3 बुक्स हैं आपको, जिसमें मिलेगी हमारा सबसे पहले हमारे अतीत, ठीक है, फिर है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, पृथ्वी हमारा आवास। तो सबसे पहले जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे हम। यहाँ पे मैंने सारा कुछ डाउनलोड कर रखा है। आप भी इस तरीके से ऑफलाइन पढ़ने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास डाटा भी सेव हो जाएगा और आप बार बार पढ़ भी पाओगे। और रही बात मार्क करने की, तो यहाँ पे मार्क करने की भी सुविधा होती है। बाकी अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है तो ओल्ड पर क्लिक करके आप ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पैसा भी बचेगा, और साथ ही साथ पढ़ना आप ही को है। आप ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो डिपेंड नहीं करता, बट आप एग्ज़ाम में जब बैठो तो आप जो है पॉजिटिव फील करो और अच्छे से लिखो। तो जैसा कि कहते हैं कि ये 2 साल का 1 साल का प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम इसको जो प्लान है वो हमारा है 10 मंथ में हमें सारा कुछ कवर करना है। एनसीईआरटी हो, स्टैंड अप बुक हो, या फिर जो ऐसे राइटिंग है वो हो। तो सबसे पहले जो है हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, जैसा कि सभी बड़े बड़े लोगों को कहना है। तो जितने भी टॉपर रहे हैं उनका भी कहना है एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे। 6 क्लास की एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं। तो आप चाहे तो विषय सूची स्टार्ट करके देख सकते हैं, पर हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे से। तो ठीक है, एनसीईआरटी जो है मेन चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, और इससे जो है शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो मैं भी यही करूँगी, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो आप भी यही कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में कब, क्या, कहाँ, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो काफ़ी सीरियस रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को जैसे भी करके कैसे भी जो है पॉजिटिव रख सकते हो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन तक के, और एग्ज़ाम तक के, जब तक कि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते कर रहे हो, या फिर जब आप क्लियर भी कर लो, पॉजिटिविटी जो है आपकी इम्पॉर्टेंट होती है हमेशा। तो चलिए सकारात्मकता के साथ शुरू करते हैं आज अपनी पहली यूनिट। और पहली यूनिट में हम शुरू करेंगे कब, क्या, कब, कहाँ, कैसे। तो ये हिस्ट्री में हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो, जो आपको बोर ना करता हो, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो मैंने हिस्ट्री लिया है, और आप इसकी एक बार रीडिंग लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से पढ़ते हैं। जो राशिदा का सवाल है, तो राशिदा एक छोटी सी बच्ची है। हमेशा कभी भी किसी चीज़ को पढ़िए, उसको इस तरीके से पढ़िए कि आप उसको सुन रहे। ठीक है, आप उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो। यूपीएससी में क्या है, ज़्यादातर चीज़ें जो है आपको सुननी और समझनी है, पढ़नी है। एक एक लाइन आपको रटनी नहीं है। कभी भी यूपीएससी आपसे नहीं कहता कि आप रटो, चीज़ों को समझो। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है राशिदा, जो बैठी अखबार पढ़ रही है। अचानक उसकी निगाह जो है सूखी हुई पड़ी 100 साल पहले की एक। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो जब वो ऐसा सोचती है तो क्या करती है, कैसे पता लगाए, ये इसके दिमाग में जो है सवाल आता है, जैसे कि हमारे भी दिमाग में आता है कि यूपीएससी क्रैक कैसे करें। ठीक है, तो ये जानने के लिए वो क्या है कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो पर सुन सकते हो, तो टेलीविज़न देखते रहो फिर, या फिर अखबार पढ़ते रहो। जैसे कि यूपीएससी में कहते हैं कि न्यूज़ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से देखिए यहाँ से बताया गया, पर हम इस चीज़ों को जो है बचपन से इतना लाइटली लेते थे तो हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो साथ ही वह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किस व्यक्ति से बात करते हो, जिस उस समय की जो स्मृति है वो सारा कुछ। तो लेकिन जब बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो अतीत के बारे में देखिए, सबसे पहले हम क्या क्या जान सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आखेटों का, यानी जैसे जिन्हें हम शिकारी कहते हैं, पशुपालक हो गए, कृषक हो गए, शासक हो गए, व्यापारी हो गए, पुरोहित हो गए, शिल्पकार हो गए, कलाकार हो गए, संगीतकार हो गए, वैज्ञानिक हो गए। जीवन में जिन जानकारियों को हासिल कर सकते हैं हम, यही नहीं बल्कि ये भी पता लगा सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करते थे, कौन से नाटक देखना पसंद करते थे, गीत वगैरह वगैरह। ठीक है, तो लोग कहाँ रहते थे। तो दिमाग में देखिए, अगर आप एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्ज़ाम के आप एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन चलते रहने चाहिए। क्योंकि जब तक कि आप एक्टिव रहोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे, आप एक्टिव रहोगे, और जानने की जो उत्सुकता है वो बनी रहेगी। तो यही जो है आपको एक मोटिवेट करता रहेगा हर बार
कि आप जो है यूपीएससी की जो तैयारी है वो लगातार करते रहे। तो लोग कहाँ रहते थे, तो जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, ठीक है। तो इसमें कई लाखों वर्ष जो है पहले लोग नदी के तट पर रहते थे। जाहिर सी बात है, जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे फसल होगी, वहाँ खाने को होगा, पीने को होगा, और इंसान के दैनिक जीवन को जो है चलाने के लिए इन सभी दैनिक आवश्यकताएं जो हैं, दैनिक जो चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए वो जो नर्मदा नदी के पास रहा करते थे, ठीक है। कुछ संग्रहालय थे जो कि आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए, सॉरी फॉर वेट, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो अपने भोजन के लिए वे जो जड़ों का, फलों का, जंगल का आदि चीज़ों का जो है शिकार भी किया करते थे, ठीक है। आखेट जिसे बोलते हैं वो भी करते थे। तो एनसीईआरटी पढ़ने में बोर तो आप बिल्कुल नहीं होंगे, एकदम कहानी की जैसे पढ़ते चले जाइए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, और मेन जो चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करते जाइए ताकि एग्ज़ाम के लिए वो आपके जो है ईजी हो जाए। तो अब बात करते हैं कि अब तुम उत्तर से पश्चिम के सम्मेलन के किरदार की पहाड़ियों को पता लगाओ। इसी क्षेत्र में ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर लगभग 8000 से पूर्व जो है स्त्री पुरुष जो है सबसे पहले गेहूँ जैसी जो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, फसलों का जो है उपार्जन जो है यानी फसलें जो है उगाना आरंभ करी, ठीक है। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जो पशु थे उन्हें पालना भी शुरू किया। लोग गाँव में रहते थे। अगर उत्तर और पूर्वी दिशा में अगर हम जाएंगे तो मध्य भारत की जो विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं हमारी, तो उनसे पता लगेगा कि ये जो कृषियाँ थी इनका विकास कैसे हुआ। जहाँ से पहले चावल का उपज हुई थी वे स्थान कहाँ से हैं, और विंध्या है उसके उत्तर में क्या स्थित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मानचित्र दिख रहा है। अब सबसे पहली बात ये है, अगर आपको मानचित्र नहीं याद है तो मैं अपकमिंग वीडियो में एक हैंड जो है आपका जो हाथ होता है उस पर किस तरीके से, तो पहले जो भारत के सभी राज्य हैं उन्हें याद कर सकते हैं, मैं अपने हथेली पर बनाकर दिखाऊंगी, जिससे कि अगर आपको भारत का मैप जो है याद करने में दिक्कत होती है या बनाने में दिक्कत होती है, ये प्रॉब्लम जो है आपको अपकमिंग वीडियो में जो है मैं सॉल्व कर दिखा दूंगी, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, अब मानचित्र देखते हैं। इसमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत की जो उपमहाद्वीप है वो प्राकृतिक मानचित्र है इसका, ठीक है। तो मानचित्र में सारी की सारी नदियाँ दिखाई गई हैं। तो ये देखिए, जो 5 सप्त नदियाँ हैं, झेलम हो गई, चिन्बा हो गई, रावी हो गई, व्यास हो गया और सतलज हो गई, सिंधु नदी हो गई, ठीक है। तो अब ये विंध्याचल कहाँ है? विंध्याचल पहाड़ियों के पास जो है विंध्याचल जो नदी है वो बहती है, ठीक है, यहाँ पर है। और ये सारी नदियाँ जो है आपको मैप के जो अगला वाला मैप पढ़ूंगी उसमें पढ़ेंगे हम लोग। और एनसीईआरटी में देखिए ये सारी चीज़ें पहले दे रखी हैं, और जब हम स्टैंडर्ड बुक में भी यही चीज़ें पढ़ते हैं, तो यही वजह है कि एनसीईआरटी हमसे बार बार कहा जाता है अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जो है अनिवार्य होता है, ठीक है। तो आप कभी पहली बात तो ये घबराना छोड़ दीजिएगा कि आप मिडिल क्लास हो, आपके पास इतना सिलेबस नहीं है, डाटा नहीं है, कैसे खरीदेंगे, कोचिंग नहीं है। देखिए, कोचिंग वाले आपका पेपर देने नहीं जाएंगे, पेपर आपको ही देना है। वो आपको एक तरीका बता सकते हैं पर पढ़ना आपको ही है। सारा कुछ जब आपको ही फेस करना है तो क्यों नहीं सेल्फ स्टडी करके करते हैं। क्यों, अगर आपके पास साधनों की कमी है तो अपने हौसलों की कमी मत रखिए प्लीज़। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी जो नदियां हैं इनका पता लगाने के बाद जो प्रयास करे आपने, तो यहाँ पे पता लगाने का प्रयास आप भी कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आप जहाँ से रहते हो उस सिटी के पास जो है, उस शहर के पास या उसके आसपास जो भी नदी पड़ती है, आप किस स्टेट में हो, कहाँ से हो, कौन सी नदी जो है आपके सबसे करीब पड़ती है, ठीक है, उसका नाम आप बता सकते हो और इस मानचित्र में जो है गौर देकर जो है देख सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए काम भी है और एनसीईआरटी इस तरीके से आपको बोर भी नहीं करेगी। अब बात करते हैं सहायक नदियों की। उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदियों से मिलकर बनी होती हैं। लगभग जैसे आप कह सकते हो 4700 जो यानी 47,000 जो है आपकी है 4700 वर्ष पूर्व से पहले जो नदियाँ थी किनारों पर आरंभ हुई थी और नगर जो है फले फूले उसके पास जैसे गंगा की, इनकी सहायक नदियाँ जो है किनारे पर समुद्री तटीय और इलाकों के नगरों में विकास हुआ जो कि 2500 वर्ष पूर्व की थी। गंगा तथा इनकी सहायक नदियों का आप पता लगा सकते हैं, जो कि सोन का पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप मानचित्र देखोगे तो पता लगाना है ये सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे है वर्तमान बिहार में जो है नाम से जानी जाती है। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। इनका विशाल साम्राज्य स्थापित था और देश में सभी ऐसे राज्य थे जिनकी स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों को एक हिस्से के रूप में दूसरे हिस्से की यात्रा करते हुए कहा। कभी कभी हिमालय में जैसे ऊंचे पर्वत हुआ करते थे, पहाड़ियाँ हुआ करती थी, रेगिस्तान हुआ करते थे ना, तो उनमें समुद्रों के कारण जो है यात्रा जोखिम भरी हो जाती थी। तो देखिए, मैं यहाँ पर कोई बुक रीडिंग जैसे नहीं पढ़ रही हूँ, एक स्टोरी टाइप में पढ़ रही हूँ। तो अगर आपको मेरे स्टोरी पढ़ने का तरीका अच्छा लगता है तो आप उसे सुन सकते हैं। एनसीईआरटी इस तरीके से आपको पढ़नी भी नहीं पड़ेगी और 1 वीक में जो है सॉरी दोस्तों, एक सप्ताह बाद जो है इसके नोट्स भी मैं अपने जो बनाऊंगी सेल्फ,
वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। और पढ़ना तो कभी ऐसे है ही नहीं कि पढ़ाई जैसे पढ़ना नहीं है, आपने आनंद लेकर हर चीज़ को करना है, तो इससे आप कभी बोर नहीं होने वाले, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि हार्ड कॉपी से पढ़ना आसान है और नेट की कॉपी से पढ़ना दिक्कत है, तो आप पढ़ो ही कुछ इस तरीके से कि जो आपको बोर ना करे, है ना। तो अब उपमहाद्वीप के हिस्से में जो दूसरे हिस्से में यात्रा होती थी, अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हिमालय जैसी ऊंची नीची जो पहाड़ियां हैं, रेगिस्तान हो गए, नदियां हो गई, समुद्रों के कारण क्या होता है इसमें जोखिम बहुत हो जाता है। अब जाहिर सी बात है जहाँ पे ऊंचा नीचा होगा, जैसे लाइक अगर आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो, ठीक है, और उसी बीच में कोई सीढ़ी ऊँची है, कोई नीची है, कोई एकदम ही गहरी है, तो उसमें भी आपको दिक्कत होगी। इसी तरीके से प्रगति का है, कुछ पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान है, नदियाँ हैं, तो समुद्र की यात्रा जो है जोखिम भरी तो होगी ही होगी, ठीक है। फिर यात्रा के लिए कुछ असंभव नहीं है, अतः देखिए जब करने वाले के ऊपर आता है ना, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, वो 1000 बार गिरेगा, खड़ा होगा, तकलीफ से आएगा, फिर खड़ा होगा, एटलीस्ट वो अपनी हिम्मत जो है नहीं हारेगा, और ये सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, कभी कभी लोग जो है अपने काम की तलाश में प्रकृति की आपदाओं के कारण स्थान से दूसरे स्थान जाने लगते हैं, और कभी कभी क्या होता है जो सेनाएं हैं दूसरे क्षेत्र से विजय हासिल करके भी जाती है। इसके अतिरिक्त क्या है, व्यापारी है, काफ़ी काफिले लेकर भी, जहाज़ों के साथ भी जो है मूल्यवान वस्तु लेकर है दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिससे कि उनका जो है व्यापार भी बढ़े, और साथ ही साथ जो मुद्रा का मुद्रीकरण है वो भी वो एकत्र कर सके। धार्मिक गुरु की बात करें, लोग जो धार्मिक गुरु होते थे वो क्या होते थे, शिक्षा अभी भी है, पहले भी था इतिहास में, कि जो धार्मिक गुरु होते थे वो टहल टहल कर लोगों को शिक्षा दिया करते थे, ठीक है। तो कहते हैं ना, ज्ञान एक नदी के प्रवाह के जैसा होना चाहिए, और वो बहता रहना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में जो है ऑनलाइन वेब पेज हो गए हैं, सोशल मीडिया हो गई, ये भी एक तरीके से नदी का बहाव है। इसमें कुछ अच्छे वीडियो जो हैं वो भी मिलेंगे आपको, कुछ गंदे भी मिलेंगे, जो कि कचरा भी होता है बहाव में, ठीक है, तो वो समझ सकते हैं आप। अब क्या है, कुछ लोग नए नए रोचक स्थानों के खोजने में भी उनकी उत्सुकता होती है, आपको भी पढ़ने में होनी चाहिए, ठीक है, हमें भी पढ़ने में होनी चाहिए। तो मैं खुद को मोटिवेट बस इसी तरीके से करती हूँ कि कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं है, जैसे हम बातें करते हैं हम वैसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतिहास क्या है, बातों करते जैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी है, उसको भी हम बातें करते 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 पढ़ सकते हैं। तो किसी चीज़ को ऐसे नहीं पढ़ना है कि हाँ, और यूपीएससी में ऐसे खुद को बंद भी नहीं कर लेना कि भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब तो क्या कहते हैं किसी से बात नहीं करनी है, बंद कर लेना है, और बात ही नहीं करनी है। नहीं, बात भी करिए, पढ़ते भी रहिए, पढ़ते भी इसी तरीके से रहिए। इन सभी यात्राओं में क्या है, एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिलता है। और आज लोग जो है यात्राएं क्यों करते हैं, देखिए पहले क्या होता था, पहाड़ियों पर्वतों तथा उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण होता था। हालांकि लोग जो है सीमाओं का पता जो है आसानी से लगा लेते थे, जिसमें ऐसा चाहना या ऐसा कर सके वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके या गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर कुछ लोग आए हैं, वहीं बस के लोगों को आवागमन जो है सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध कर सके, किया जा सके, ठीक है। तो कई सौ वर्ष में जो पत्थरों के तराशने की है, संगीत रचना, यहाँ के कैसे भोजन है, तो तरह तरह की चीज़ें जो हैं, जब तक कि कोई यात्री जो है यात्रा नहीं करेगा, तो जो लोग यात्रा करते हैं, जो टूर करते हैं, जगह जगह के घूमते हैं, उनकी आप देखिएगा वो जो डायरी है वो बहुत लिखते हैं, क्योंकि वो जो भी देखते हैं वो आपको बताना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी यात्रा में क्या क्या देखा। और यही जो एक कारण है जिसकी वजह से हमें जो अच्छी अच्छी किताबें हैं मिलती हैं, या इतिहास के बारे में जो हम जान पाते हैं, वो भी एक इन्हीं का जो है सहयोग है, योग है, जिसके माध्यम से हम ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। देश के नाम, जैसे आपने क्या देखा होगा कि इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंडिया शब्द जो है इंडिका से लिया गया है, जिसे संस्कृत में सिंधु नदी कहा जाता है, ठीक है। आपने एटलस में ईरान और यूनान का भी पता लगाया होगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व की यदि बात करें, उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाली ईरानीय जो यूनानीय सिंधु जो भी इंदोस हैं या नदियाँ हैं, उन्हें भूमि प्रदेश भी इंडिका कहा जाता था, ठीक है। तो भारत के नाम पर जो भरत है, भरत के नाम पर ही प्रयोग किया गया उत्तर पश्चिम में, जिसे वहाँ जो रहने वाले लोग थे एक समूह के लिए किया जाता था। और इसी समूह के उल्लेख को संस्कृत में आरंभिक में 3500 वर्ष पुरानी जो है कृति जो है, जिसे ऋग्वेद, ये हमारा जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, ऋग्वेद जो है एक वेद है, ठीक है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। अब अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में देखिए हम जैसे अगर आप स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे तो डायरेक्टली वहाँ बता दिया जाता है, ऐसे ऐसे जान सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अतीत की जानकारी को हम पता लगाने के लिए कई तरीकों का जो है प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यात्रा का वृत्तांत किसी ने किया है, तो ये सारी चीज़ें याद करने वाली नहीं है। या फिर पांडुलिपि जो है उसके द्वारा कर सकते हैं, जो पत्तों पर लिखी जाती थी, ठीक है। प्रयुक्त होने वाला जो मैन्युफैक्चरिंग स्क्रिप्ट है, जिसे हम मेनू का अर्थ जो है हाथ से तथा लिखा हुआ से प्रयोग करते हैं, ये पांडुलिपि है। प्रायः ताड़पत्र
अथवा हिमालय क्षेत्र पर उगने वाले जो भुर्ज नामक, ये नहीं, ये देखिए ये दोनों चीज़ें जो अंडरलाइन करिए आप, कि जो पांडुलिपियां हैं वो ताड़पत्रों पर, यानी पत्रों पर लिखा, पत्तों पर लिखी जाती थी। हिमालय क्षेत्र पर जो उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल होती थी, यानी पेड़ के ऊपर जो उसकी छाल होती है, जैसे हमारी ये स्किन है, उसी पर विशेष तरीके से जो है भोजपत्र भी लिखने की मिलती है। अब यहाँ पे देखिए ताड़पत्रों से बनी हुई पांडुलिपियों का एक सृष्ट है। यह पांडुलिपियों के लगभग हजारों वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब के बनाने के लिए जो ताड़पत्र पत्रों को काटकर अनेक अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता था और इसे जो है भुर्ज पेड़ की छाल से, यानी भुर्ज जो पेड़ था उसकी छाल से बनी हुई ऐसी एक पांडुलिपि को तुम कहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इस तरीके से पहले लिखते थे ताड़पत्रों पर। ठीक है, और इससे पहले अब जो एक विशेष बिंदु यहाँ पर दिया गया था वो क्या दिया गया था कि मानचित्र में दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार पड़ोसी देश जो थे उन्हें दर्शाया गया है। ठीक है, तो मैप रीडिंग भी हम यहाँ पे करना, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज मेरा तीसरा दिन है, हमने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सिलेबस मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विशाल जो है बाकी एशियाई समुद्री पहाड़ियों के पर्वतों के बटे होने के कारण जो है उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है ये भी आपको पता लग गया। तो ये चीज़ें जो है नोट डाउन करनी है। तो मैंने कहा ना 1 वीक में जो है आपको नोट्स भी मैं यहाँ पर जो कैसे मैं खुद नोट्स जो है पढ़ रही हूँ 10 महीने में और 5 पहर में किस तरीके से पढ़ रही हूँ, सारा कुछ पढ़ते रहना है बिल्कुल। अब ये पढ़ाई के जैसे इतना सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, सीरियस तो बिल्कुल नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर। अब बात करते हैं कि कई सौ वर्षों पूर्व पत्थरों को तराशने के लिए, संगीत रचना करने के लिए, भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार करने जो है करते हैं और अपनाते भी हैं। देश के नाम यदि बात करें तो जैसे कि आपने देश को प्राय, ये जो मैंने अभी पढ़ा, ठीक है सॉरी, हाँ, अतीत के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ये ताड़पत्र। अब इसके आगे देखेंगे कि इतने वर्षों में जो कई पांडुलिपियाँ हैं, ठीक है, पांडुलिपियों को कीड़ों ने जो खा लिया तो कुछ नष्ट कर दी। ठीक है, अब भाई देखिए आप अपने घर में भी कोई किताबें हैं जो रख दें और आपके घर में चूहे हो जाएं तो उन्हें काट लेंगे, या दीमक हो जाए तो वो भी खा जाएंगे। तो इसी तरीके को कुछ जो कीड़े मकोड़े थे उन्होंने पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया। तो प्राय ये पांडुलिपियाँ जो है मंदिरों में, विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों को धार्मिक मान्यताएं व व्यवहारों में राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। तो इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं जो महाकाव्य हैं हमारे, या फिर उनकी जो संस्कृतियाँ लिखने को मिलती हैं वो प्रकृत और तमिल भाषा में मिलती हैं, क्योंकि जो प्रकृत भाषा है वो भाषा का प्रयोग जो है आमतौर पर आम लोग भी करते थे। तो हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं जो कि पत्थरों पर मिलता था। जैसे कि इनकी अपेक्षाकृत ठोस होते थे ये, तो इन्हें जाहिर सी बात है कीड़े मकोड़े तो नहीं खा पाएंगे। ठीक है ना, जैसे हमारी किताबें हैं, ठीक, तो किताबें तो हमारी चूहे खा सकते हैं, अब कीड़े मकोड़े भाई कैसे खा लेंगे पत्थरों को। ठीक है, तो पत्थरों पर भी लिखा गया। आदेशों को उत्कीर्ण करवाया गया, जैसे कि आज के टाइम में भी है कि जब कोई मार्ग बनता है या इमारत बनती है या स्मारक बनती है तो जिस भी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने या ISP या डिप्टी कमिश्नर, SDM वगैरह हैं, उनके नाम लिखे जाते हैं कि इनके शासनकाल में क्या क्या चीज़ें जो हैं बनाई गई। और ये चीज़ें जो शिलालेख पर लिखी जाती है, जो पत्थरों पर लिखी जाती हैं, ये कभी मिटती नहीं है। पहली बात तो जल्दी लॉन्ग लास्टिंग रहती, काफ़ी समय तक के रहती हैं, और इनको लिखने की वजह भी यही होती है। इस वजह से या तो अध्यादेश लिखाए जाते हैं या जो निर्माण करता होता है उसका नाम लिखाया जाता है। और प्राचीन काल से ये एक अच्छा माध्यम है इतिहास को सुरक्षित रखने का। ठीक है, तो अब क्या है, राजाओं के या रानियों की स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों का विवरण जो है पत्थरों पर करवाया। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों के उर्जित जो विजय होती थी उसको लिखवाते थे। ठीक है, तुम अब देखो दिमाग में क्वेश्चन लेकर आओ कि तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लिखने या लिखवाने का क्या लाभ है। तो लिखवाने का देखिए, अब आप अपने दिमाग में लेकर आओ कि क्या लाभ है। देखिए लगभग 2250 वर्ष पुराने अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुए। अब सोचिए आप कब से, 2250, यानी कितना टाइम हो गया। ठीक है, फिर भी उस पर जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो मिली हैं। अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह शासक के विषय में तुम 8 अध्याय पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है, तब किसी भी लिपि का प्रयोग किया। अब बात ये हो सकती है कि जो आपने लिपि लिखवाई है वो पढ़ ना सके, पर आपका लिखा हुआ मिटेगा नहीं। जैसे कहते हैं ना, पत्थर की लकीर हो गई, मिटनी नहीं है अभी है। ठीक है, मिटेगी तो नहीं अब। ठीक,
तो अब क्या है, संकेतों से बनी हुई सभी बोलचालों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यूनानी हो गई, अमक्रोई हो गई नामक 2 भिन्न लिपियों का प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत से बनी हुई हैं, जैसी ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है पुराविदित कहलाता है। तो आप अब यहाँ पे आप पहली बात तो ये है कि अध्ययन जो पुरानी वस्तुओं का करते हैं वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमने चीज़ें जो आम लोग बोलते थे उस भाषा में ही लिखते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं जो हैं जो पुरातत्व पत्थरों से, ईंटों से बनी हुई इमारतें हैं, ये भी हमारे इतिहास का जो वृत्तांत है हमें सुनाती हैं। वे औजार, वे हथियार, जो बर्तन, आभूषण जो हैं, ये भी हमारे इतिहास को बताते हैं। जैसा कि आपको इस पेज पर दिख रहा होगा, ये जो एक घड़ा है या फिर जो ये सिलाई हैं, वो सभी जो है ये सिक्के हैं। ठीक है, ये उस टाइम के सिक्के हैं। जैसे आज के टाइम में हम लोग 10 रुपये, 20 रुपये, 1 रुपये थे, या इससे पुराने जो हैं आना, 1 पैसा, 2 पैसा, ये सभी जो है हमारी मुद्राएं हैं और हमारे इतिहास का जो है वृत्तांत हमें बताती हैं। ठीक है, तो पत्रों का प्रयोग जो है 4700 वर्ष पूर्व होता था। पुराना जो है एक चांदी का सिक्का है जो आपको ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, और 2500 वर्ष पूर्व जो है इन सिक्कों का प्रयोग किया भी जाता था। हमारे द्वारा आज के प्रयोग किए जाने वाले सिक्के जो हैं वो इनसे काफ़ी भिन्न है। ठीक है, गोल गोल से हैं, पेपर के हैं। ठीक है, और ये उस टाइम के सिक्के हुआ करते थे चांदी के, जो कि काफ़ी मजबूत भी होते थे। ठीक है, और ये एक घड़ा है जो यहाँ पे दिखाया गया है। इस पर चित्रकारी भी आपको दिख रही होगी उस टाइम की, है ना। तो सिक्कों की जो प्राप्ति हुई है छानबीन से, खुदाई से हुई है। ठीक है, कुछ पत्थर और मिट्टी की बनी हुई धातुएं भी हैं जिन्हें जल्दी से नष्ट ना होने वाले भी हैं, कठोर भी हैं। और इसी तरीके की कई हड्डियों से बनी या मछलियों की हड्डियों से, चिड़ियों के, जानवरों के, इनके मदद से इनका जो है इस्तेमाल किया गया है। और अतीत के लोग जो है क्या खाते थे इसके बारे में भी जो है हमारा इतिहास हमें बताता है। वनस्पतियों के अवशेष हैं और जो मुश्किलों से पचा पाते थे आदि जो अन्न हो गए, दाने हो गए, लकड़ी की कुल्हाड़ी हो गई, टूटे हुए जो जल जाते थे या वे जले हुए जो रूप बचे हुए होते थे, जो पुरातत्वविदों के जो बहुधा थे उनके कपड़ों के अवशेष भी मिले हैं। पांडुलिपियों और अभिलेख जो है उनसे भी प्राप्त है जानकारी। तो इतिहासकार का प्रायः जो स्रोत शब्द है उसका प्रयोग हम कह सकते हैं कि जो इसको पुरातत्व जो जासूस हैं वो एक तरीके से अपना कहीं ना कहीं अतीत वृत्तांत सुनाते रहते हैं। ठीक है, तो अतीत शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन रूप से किया जा सकता है। तथ्य हो गया, ध्यान हो गया, दिलाने के लिए अलग अलग समूह को। तो इस तरीके से अब यहाँ पर उस समय के लोग जो है किस तरीके से अलग अलग व्यवहार के थे, रीति रिवाज के थे। तो जाहिर सी बात है जैसे आज के लोग अलग अलग व्यवहार हैं, खान पान अलग है, उसी तरीके से उन लोगों का भी रहा होगा। ठीक है, उनको मछली पकड़ना हो गया, क्या क्या चीज़ें जो है उनको आती थी। तो उनको क्या आता था, मछली पकड़ना हो गया, शिकार करना हो गया, फल फूल का संग्रह करना हो गया, विपरीत शहरों में रहने वाले लोगों की खाद्य आपूर्ति को करने के लिए भंडारण हो गया, ये सभी जो है उनको भी आता था। इसके अतिरिक्त यदि बात करें जबकि कुछ जो शिकारी थे जैसे मछुआरे हो गए, संग्राहक हो गए, कृषक हो गए, पशुपालक हो गए, जैसे आम आदमी भी जो थे लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो इसमें उस टाइम पे क्या होता था, लोगों के पास पैसे होते थे पर फिर भी लोग जो है वस्तुओं का जो है आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तिथियों का मतलब जो था तो इसमें क्या था कि उस दिन की माह तारीख जैसे 200, 2000 इसी तरीके से कोई वर्ष बताओगी। ठीक है ना, तो ईसा धर्म पूर्व जो तो ईसा मसीह का जन्म जो है तो तिथि की जाए तो 2000 वर्ष पूर्व तत्पश्चात जो था 2000 वर्ष की मानी जाती थी। इसे ईसा पहले कहते थे। ठीक है, तो 2000 पहले आरंभिक बिंदु जो था कुछ इस तरीके से था। अब यहाँ पे इतिहास की कुछ स्थितियाँ हैं जिसे बीसी यानी हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, फिर एडी होता था जिसे हिंदी में लिखी जाती थी और इसे एनो एडमिन कहते थे। तो ये जो है आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्या है एडी की जगह जो है ईडी लिख देते हैं और बीसी की जगह जो है BCE का प्रयोग करते हैं। इन अक्षरों को कॉमन एरर या फिर BC का बिफोर कॉमन एरर कहते हैं। और इन शब्दों का प्रयोग जो है क्योंकि विश्व अधिकांश देशों में कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया था और भारत की तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष आरंभ हुआ है। कभी कभी जो है अंग्रेजी में BC अक्षरों का जो है BP अक्षरों का प्रयोग करते हैं जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। तो 2 तिथियां थी, इनका पता लगाने के लिए आप समूह का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर है जैसे कि हम पहले पढ़े लिखे जो थे, अभिलेख थे, कठोर थे, सतह थे, उत्कीर्ण थे। तो यहाँ पर जो है 5000 वर्ष पूर्व जो राजा रानी रहते थे उनको कुछ चित्र के द्वारा अफ्रीका देश में मिस्र में मिलती हैं जिनको कुछ इस तरीके से लिखा गया है। पी को इस तरीके से, टी को किस तरीके से,
ओ को कैसे लिखा गया, एल को कैसे लिखा गया, एम को कैसे, तो ये इनके जो है चिन्हात्मक चिन्ह थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये चित्रात्मक जो है, चित्र के माध्यम से जो है अपनी भाषा को लिखते थे, और इनको पढ़ने का तरीका जो है इस तरीके का है, तो आप इसे गौर से देख सकते हैं। मिस्र में उत्तीर्ण जो है रोटम्स नामक जो कासबा है, यहाँ पे उत्कीर्ण पत्रों को भी मिलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनानी भाषा भी पढ़ते थे, राजाओं के, रानियों के नाम भी दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें समानार्थी हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे ये चैप्टर हमारा आज हो जाता है ख़त्म। और यहाँ पे एक रसी का आरंभ कब हुआ था, 800 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा था, 4700 वर्ष पूर्व का था। गंगाहाटी नगर के मगध का बड़ा राज्य कौन सा था, वो 2500 ईसा पूर्व का था। ये तिथियाँ जो आपको याद करनी है, वर्तमान लगभग ईसा पूर्व, जैसे कि 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको याद करना है। नर्मदा नदी पहला बड़ा राज्य था, मगध आखेट संग्रहालय, तो इसे सम्मिलित करना है। तो अगर आपने मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ा है तो आप इसे सम्मिलित कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आकर इसे सम्मिलित कर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आप जो है जो आपका ये चैप्टर है पढ़ भी लोगे, समझ भी लोगे, और नोट्स तो आपको 1 वीक में मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ हम डिस्कशन भी करेंगे। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो कैसा है, तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी इस जर्नी को ज्वाइन करिएगा। तो जो मेरे सहयोगी हैं वो यहाँ पे ज्वाइन करके मेरा उत्साह बढ़ाएंगे, और जो जिन्हें मैं नहीं पसंद हूँ वो डिमोटिवेट करने के लिए भी आ सकते हैं। दोनों का ही मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सोशल मीडिया है तो हम भला करने आते हैं, अच्छे वीडियो को लोग कम प्रमोट करते हैं, और जो गलत होते हैं उनको हम ही जो है, हम ही जैसे लोग प्रमोट भी ज़्यादा करते हैं। तो बाकी चीज़ें हैं, आप समझदार हैं, और बस कुछ नहीं, पढ़ते रहिएगा, जिससे कि आप जो है इस जर्नी को, जो 10 मंथ की हमने जर्नी रखी है, अगर आप इस जर्नी से जुड़ना चाहते हैं, आप यात्रा जो है, या कहते हैं जो लक्ष्य के प्रति जो हमारा भेदक है, या टारगेट जो है हमारा यूपीएससी, माय वे टू टारगेट ऑफ यूपीएससी, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, और जो अगला वीडियो होगा उसमें सेकंड, और इस तरीके से हम एक दिन में 6 चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, और यूपीएससी का सिलेबस हम जल्दी से जो है ख़त्म कर लेंगे। और इसके नोट्स भी जो है दोस्तों हम इसी मंथ में जो है कोशिश करेंगे कि दूसरे मंथ में हमारे जो नोट्स हैं एनसीईआरटी बेसिस वो बन जाए, और उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ना शुरू करेंगे। तो 10 महीनों का जो हमारा टारगेट है उसे ज़रूर पूरा करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा यूपीएससी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसे भी ज़रूर देंगे। तो अगर आप मेरे साथ जो है अपने माध्यम के साथ और अपने उत्साह के साथ तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड।